तो विलियम एडम कह रहा है कि भारत के गुरुकुल सिर्फ शिक्षा का केंद्र या विद्या का केंद्र ही नहीं है, ये गुरुकुल अपने विद्यार्थी और अध्यापकों के साथ मिलकर समाज के इतने बड़े काम कर रहे हैं जो वर्षों वर्षों तक भारत के लोगों के उपयोग में आने वाले हैं। तो इस तरह की थी हमारी शिक्षा व्यवस्था। अब क्या हुआ, इस शिक्षा व्यवस्था को जब मैकॉले ने पूरे ठीक से डिस्क्राइब किया लंदन में, तो लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सभी सांसदों ने कहा कि अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में है तो भारत तो बहुत समृद्धशाली है, पैसे वाला है, ये हमें समझ में आता है। कई गुरुकुलों का उसने वर्णन किया है जो कृषि विज्ञान सिखाते हैं, कृषि शास्त्र सिखाते हैं। तमिलनाडु के कई गुरुकुलों का जिक्र है जिसमें कृषि विज्ञान ऐसा सिखाया जाता है जहां 1 एकड़ में 56 क्विंटल चावल पैदा होता है, उसकी विद्या वो सीखते हैं वहां पर। आज भारत में जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है ना, वो 1 एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान कभी पैदा करके दे नहीं पाए, लेकिन 1835 में विलियम एडम कह रहा है कि 1 एकड़ में 56 कुंटल धान पैदा करना तो सामान्य बात है। और ऐसी शिक्षा देने वाले, विद्या देने वाले सैकड़ों गुरुकुल भारत में। तो कुछ कृषि सिखाते हैं, कुछ मेटलर्जी सिखाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में सिखाते हैं, कुछ और कुछ सिखाते होंगे। ऐसे 18-20 विषयों के सारे ये गुरुकुल हैं। तो वो कह रहा है कि भारत सुखी है, समृद्धशाली है, वो इन गुरुकुलों के कारण। तो वो कह रहा है कि अब भारत को अगर गुलाम बनाना है तो इस शिक्षा व्यवस्था को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक भारत गुलाम बनता नहीं। तो फिर उसको पूछ रहा है इंग्लैंड का राजा कि अब आपके पास क्या योजना है। तो कह रहा है कि मेरे पास एक योजना है कि हमारी जो सरकार भारत में चल रही है उसको आदेश दिया जाए कि भारत के ये जो गुरुकुल हैं, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम वो कहते हैं इसको, भारत का स्थानीय शिक्षा तंत्र। तो कह रहे हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम है, इसको कानून बनाकर हम गैर कानूनी घोषित कर देंगे, इलीगल, कि ये सब कुछ अवैधानिक है, गैर कानूनी। उसके लिए कानून बना देंगे लंदन में, यहां से वो चला जाएगा भारत में, उसको लागू करा देंगे। थोड़े दिन में ये सब गुरुकुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब कानून आ जाएगा तो कानून के डंडे से हम इनको बंद करा देंगे कि ये इलीगल है, बंद करो। नहीं बंद करेंगे तो दंड देंगे उनको, थोड़े दिन में दंड देते देते अपने आप बंद हो जाएंगे। तब अंग्रेजों की संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट, और वो पारित हुआ, बाद में भारत की संसद में पारित हुआ और उसको लागू किया गया। तो उसमें तय ये किया गया कि जितने भी गुरुकुलों में संस्कृत माध्यम से विद्या सिखाई जाती है वो सब गैर कानूनी। फिर कहा गया कि जितने भी गुरुकुलों में स्थानीय भाषाओं की मदद से, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, इनके माध्यम से विद्या दी जाती है, वो भी गैर कानूनी। तो कानूनी क्या? कानूनी वो जहां अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, वो कानूनी। तो मैकॉले ने क्या किया, ये कानून लागू करा के फिर भारत के गुरुकुलों पर डंडा चलाया, बुलडोजर चलवाए, एक एक करके उनका नाश किया। जहां गुरुकुल बंद नहीं हो पाए वहां के अध्यापकों को जेल में डाल दिया, विद्यार्थियों को जेल में डाल दिया। कई कई जगह तो अत्याचार इतने हुए कि अध्यापकों के हाथ काट दिए गए, सिर काट दिए गए, कई कई गुरुकुलों में आग लगा दी गई, उनके पुस्तकालय जला दिए। ये सब अंग्रेजों ने अत्याचार 100 साल तक किया, 1840 से 1940 तक। इधर वो अत्याचार करते गए, भारत के गुरुकुल खत्म होते गए। दूसरी तरफ उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल शुरू किए जो यूरोप में आज भी चलते हैं और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाए जाते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि जो अंग्रेजी दस्तावेजों का मैं अध्ययन कर रहा हूं उसमें से एक और दस्तावेज है। ये कॉन्वेंट क्या होता है? यूरोप में एक बहुत खराब परंपरा है जो अभी 1950 तक चलती रही। जैसे स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं, स्त्रियों में आत्मा नहीं, वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, ऐसी ही एक बहुत खराब परंपरा इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी, सभी देशों में, कि बच्चों को घर में रखना नहीं, बच्चे पैदा हुए तो अनाथ आश्रम में देना, ये उनकी पुरानी परंपरा है। और कई लोगों ने तो क्या किया है कि बच्चों को पैदा होते ही घर के बाहर टोकरी में रख दिया कि अनाथ आश्रम का कोई आएगा उठा ले जाएगा, लेकिन कई बार कुत्ते उठा ले जाते हैं उसको, भेड़िए उठा ले जाते हैं। यूरोप का जो आधुनिक फिलोसोफर्स में एक माना जाता है ना, रूसो, उसके 5 बच्चे पैदा हुए, 4 को उसने ऐसे ही छोड़ दिया घर के बाहर टोकरी में रख के, 2 को कुत्ते खा गए, 2 को अनाथ आश्रम वाले ले गए।
यूरोप में ये बहुत पुरानी परंपरा है बच्चों को लावारिस छोड़ना। क्यों छोड़ना? तो प्लेटो कहता है कि स्त्री और पुरुष के आनंद के क्षणों में बच्चे बाधा हैं, इसलिए मत रखो घर में। ये प्लेटो की शिक्षा है। वो कहता है कि अच्छे नहीं है बच्चे घर में रखना। और वो ये कहता है कि जीवन का चरम तो आनंद ही है, और वो भी शरीर का आनंद है। वो कहता है जीवन तो इसी के लिए मिला है कि हम शारीरिक आनंद की प्राप्ति करें, और बच्चे इसमें बाधा हैं, तो बच्चों को रखना नहीं घर में, तो छोड़ देना। तो वहां बच्चे छोड़ने की परंपरा है। अब बच्चे छोड़े जाते हैं तो राजा उनकी व्यवस्था करे छोड़े हुए बच्चों की। तो राजा कुछ संस्थाएं खड़ी करता है, उन संस्थाओं को कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों को पालने वाली संस्थाएं, अनाथ बच्चों को पालने वाली संस्थाएं। कॉन्वेंट माने अनाथ बच्चों के स्कूल, लावारिस बच्चों के स्कूल। तो यूरोप में ये कॉन्वेंट चलते हैं। तो ये मैकॉले कह रहा है कि भारत में भी यही चलाएंगे हम। तो कोई सांसद उससे पूछ रहा है कि भारत में कोई अनाथ होता है? उसने कहा होता तो नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे। होता तो कोई नहीं है, क्योंकि भारत में किसी बच्चे के माता पिता भी मर जाएं तो उसके चाचा चाची है, ताऊ ताई है, मामा मामी है, मौसा मौसी है, बुआ फूफा, कोई तो लेगा उसको। यूरोप में तो है माता पिता, तो भी छोड़ देंगे। तो यूरोप में ये जो लावारिस बच्चे हैं, इनको पालने के लिए कॉन्वेंट खड़े किए जाते हैं। कॉन्वेंट को चलाने वाले ज्यादातर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट होते हैं या चर्च होता है। राजा चर्च को दान देता है और उस पैसे से ये सब चलते हैं। तो सबसे पहला कॉन्वेंट इस मैकॉले ने भारत में खुलवाया, कलकत्ता में। और उस कॉन्वेंट में कोई पढ़ने नहीं आता था, तो इसने दूसरा कानून बनवाया कि जो भारतवासी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार की नौकरी करेंगे और कलकत्ता में रहेंगे, उनको अपने बच्चे यहां भेजना आवश्यक है, नहीं तो नौकरी जाएगी। तो जबरदस्ती भारतवासी जो उनके यहाँ काम करते थे, उन्होंने अपने बच्चे भेजना शुरू किया। फिर धीरे धीरे एक कॉन्वेंट से 2 हुआ, 2 से 3 हुए, 3 से 10, 10 से 20, 50, 100, अब हजारों हो गए। अब भारत में ऐसा कोई गांव नहीं जहां कॉन्वेंट नहीं। तो मैकॉले ने एक विष बीज डाल दिया जो अभी वट वृक्ष बन के फैल गया। अब तो ऐसे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हूं आपको। बंबई में है, ग्रांट रोड के पास है, रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। हाँ, और एक कॉन्वेंट स्कूल है संतोषी माता कॉन्वेंट स्कूल, एक है सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल, एक महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल खुला है अभी बेंगलोर में, जबरदस्त। अब इनको पूछो चलाने वालों को कि बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है, या सरस्वती देवी कब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने गई थी। मूर्खों के मूर्ख इस देश में पैदा हो गए, ना तो अंग्रेज है ना तो हिंदुस्तानी है, खिचड़ी बन के इस समाज में पड़े हुए। ना उसमें से आप चावल निकाल सकते हैं, ना मूंग की दाल का दाना निकाल सकते। ये खिचड़ी लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये सब मैकॉले की संतान है। मैकॉले तो छोड़ गया कुछ। जब अंग्रेज गए थे ना, तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 350 कॉन्वेंट स्कूल थे 15 अगस्त 1947 तक। अब शायद वो 30-35 हजार हो गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब यूरोप में जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, वैसी ही शिक्षण यहां हो रहा है। यूरोप में क्या होता है ना, मैंने आपसे कहा कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल। तो वहां जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको सिखाया जाता है कि देखो ये जो अध्यापक है वो अध्यापक नहीं है, ये फादर है, ये मदर है, क्योंकि असली का पता नहीं। असली का तो कुछ पता नहीं, लावारिस है, किसका है बाप उसका और कौन है उसकी माँ। तो स्कूल में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना टीचर, तो पुरुष है तो फादर, माने ओल्ड एज है तो फादर, और यंग एज है तो ब्रदर, और ओल्ड लेडी है कोई तो मदर, और यंग लेडी है तो सिस्टर। तो कॉन्वेंट में उनको बुलवाते हैं, ये फादर है, ये मदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, क्योंकि असली नहीं है। अब हमने भारतवासियों ने बिना सोचे नकल कर लिया उसका। हमारे यहां तो घर में है असली, और कॉन्वेंट में जा रहा है बच्चा तो वहां हो गए नकली, और वहां उसको मदर फादर ही बोलना पड़ता है। अब भारतीय परंपरा में यह है कि किसी बच्चे की 2 माताएं तो हो सकती हैं, बाप 2 नहीं होते कभी। भगवान कृष्ण की 2 माताएं थी, एक ने जन्म दिया, एक ने पाला।
रामचंद्र जी मानते हैं कि मेरी 3 माँ हैं, एक ने जन्म दिया है, बाकी 2 प्रेम दे रहे हैं। तो माताएं 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, बाप हमेशा एक ही होता है। अब हमारे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले नौनिहालों के हर एक के 2-2 बाप हैं। एक तो घर में है असली और दूसरे हैं वहां नकली। और मैं आपको अंग्रेजी की एक शब्द की व्याख्या करता हूं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जो गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बास्टर्ड। बास्टर्ड वही होता है जिसके 2 बाप होते हैं। तो हमने अपने अपने नौनिहालों को सबको बास्टर्ड बनाने का धंधा शुरू कर दिया है और बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सेंट मैरी कॉन्वेंट में जाता है, जीसस कॉन्वेंट में जाता है, फलाने कॉन्वेंट में, ढिमा के कॉन्वेंट में। फिर उन कॉन्वेंटों में बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र चीजें सिखाई जाती हैं। आजकल सिखाया जाता वैलेंटाइन डे, सेलिब्रेट करो वैलेंटाइन डे। ये वैलेंटाइन का किस्सा क्या है? वैलेंटाइन का किस्सा ये है कि यूरोप में, मैंने कहा ना, बच्चों को साथ रखने की परंपरा नहीं है। ऐसी ही एक बहुत खराब परंपरा है बिना शादी के साथ रहने की। एक शब्द चलता है यूरोप में, लिव इन रिलेशनशिप, माने शादी तो करनी नहीं है लेकिन साथ में रहना है। और ये क्यों ऐसा है? इसमें छुटकारा आसान है, सवेरे किया शाम को निकल गए, कहीं दूसरे के घर में घुस गए, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। तो जैसे कुत्ते घूमते रहते हैं ना, ऐसे। लिव इन रिलेशनशिप माने कुत्ता संस्कृति। लेकिन मुझे कई बार लगता है भारतीय कुत्तों से भी ज्यादा खराब यूरोपियन कुत्ता संस्कृति। भारतीय कुत्ते फिर भी थोड़े वफादार हैं, यूरोप वाले तो उतने भी नहीं है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप का चक्कर बहुत है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहले से और आज तक यूरोप की 70% प्रजा बिना शादी के रहती है, बिना शादी के रहते। आप अभी भी जाके देख लो, लंदन में, पेरिस में, कहीं भी। अमेरिका में तो ये प्रतिशत 78% है, बिना शादी के रहते हैं। अब बिना शादी के रहते हैं तो पत्नियां बदलती हैं, माफ करो पत्नी तो हो ही नहीं सकती, स्त्रियां बदलती रहती हैं। उनको वो विचित्र विचित्र नामों से संबोधित करते हैं। इंग्लैंड में एक नाम चलता है मिसिज लॉयड, मिसिज टोपनो, मिसिज ये, मिसिज वो, माने ये उसकी रखेल है जिसके नाम से कहा। मिसिज माने पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर शेयर करते हैं वो सब मिसिज होती है। तो वहां तो ये है सारा खेल, स्त्रियां तो शादी के बिना, पुरुष तो शादी के बिना। तो कभी कभी बीच बीच में यूरोपियन लोगों को कुछ अच्छे विचार भी आ जाते हैं। तो 4वीं शताब्दी में, आज से लगभग 1600 साल पहले, एक व्यक्ति पैदा हो गए रोम में, उनका नाम था वैलेंटाइन। वो चर्च के पादरी हो गए। उन्होंने भारत का साहित्य कुछ पढ़ा। भारतीय साहित्य बहुत जगह फैला है, हम सब जानते हैं। तो वो पढ़ लिया, उनके विचार बदल गए। उनका कहना है कि सबको शादी करके ही रहना चाहिए। और वो प्रचार करने लगे गांव गांव घूम के कि भाई शारीरिक संबंध बनाओ तो पहले शादी करो। तो राजा जो था उस समय, क्लॉडियस नाम का एक राजा था रोम में, वो कहता था आप ये क्या बकवास करते हैं? वो कहते थे ये बकवास नहीं है, बहुत अच्छी जीवन पद्धति है, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में सब जगह यही चलती है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, स्त्रियां बहुत अच्छी हैं, आप भी अगर इसमें आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, बीमारियां कम हो जाएंगी वगैरह वगैरह, समाज व्यवस्थित हो जाएगा। तो वो घूमते थे गांव गांव, प्रचार करते थे भाई शादी करो, शादी करो, शादी करो। और राजा जो होता था वो रोकता था कि शादी क्यों करना, हमारी तो परंपरा है बिना शादी के रहना। तो राजा और वैलेंटाइन का झगड़ा चलता था। तो वैलेंटाइन साहब क्या करते थे कि जो भी शादी करने को तैयार हुआ उसको अपने चर्च में बुलाते थे और उसकी शादी करते थे। ये सिलसिला उन्होंने 20-25 साल चलाया। अब वो राजा बहुत परेशान हो गया, तो एक दिन उसने वैलेंटाइन को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। तो 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी पर लटका दिया गया। तो जिनकी उन्होंने शादियां कराई थी वो बहुत दुखी हो गए, तो उनकी याद में उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे वैलेंटाइन डे आया। अब उनके कॉन्वेंट में वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अब हमारे भी कॉन्वेंट में चालू हो गया वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। यहां तो कोई समस्या नहीं है शादी करके रहने की, वहां तो शादियां ही नहीं होती हैं।
अब हमारे स्कूलों में वैलेंटाइन डे मनाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड खरीदते हैं, अपनी अम्मा को देते हैं, वुड यू बी माई वैलेंटाइन, फिर बाप को भी दे देते हैं, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। इन मूर्खों को पता ही नहीं कि वैलेंटाइन थे कौन, इसका मतलब क्या है। अम्मा को पूछ रहे हैं वुड यू बी माई वैलेंटाइन। अभी थोड़े दिन पहले बंबई में मैं एक बुजुर्ग आदमी को मिला जिनकी 75 साल की उम्र है, उनके पास 18 ग्रीटिंग कार्ड आए वैलेंटाइन डे पर, और सब में एक ही बात, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। 75 साल के बुजुर्ग आदमी से लड़कियां पूछ रही वुड यू बी माई वैलेंटाइन। ऐसा अधकचरापन है। ये सब कॉन्वेंट में से हमारे बच्चे सीख सीख के निकल रहे हैं। और इन कॉन्वेंट स्कूलों में क्या क्या सब सिखा दिया। वो कहता था ना, मैकॉले ये कहता था कि ये जो कॉन्वेंट स्कूल हम चलाएंगे, इनमें शिक्षा मिले ना मिले, संस्कार अंग्रेजियत के हम जरूर देंगे। तो क्या होगा, तो कह रहा है वो कि भारतवासी जितने साल इसमें से पढ़कर निकलेंगे ना, तो वो शरीर से दिखने में भारतीय होंगे, आत्मा से अंग्रेज हो जाएंगे, फिर यही हमारी मदद करेंगे और भारत को गुलाम बनाए रखने में व्यवस्था करेंगे। तो संस्कार देना है उनको तो अपना, तो वो दे रहे हैं। अब जो कॉन्वेंट में वैलेंटाइन डे सिखा दिया, फिर उन्होंने पता नहीं मदर्स डे सिखा दिया, फादर्स डे सिखा दिया। मदर्स डे पता है क्या होता है यूरोप में? यूरोप में एक और बहुत पुरानी परंपरा है, प्लेटो के समय से चली आ रही है, कि बच्चे जब पैदा हुए ना तो घर में तो रखने नहीं है, बाहर छोड़ देने हैं, तो उन बच्चों को मां का दूध नसीब नहीं है। तो चर्च में जो होती है ना, सिस्टर्स होती है, वो अपना दूध उनको उपलब्ध कराती है। अब आप में से कई लोगों को यह प्रश्न होगा कि बायोलॉजिकली ये संभव कैसे है? वो नर्स तो मां बनी नहीं, तो उसको दूध कैसे आएगा? लेकिन अभी आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई बच्चा लगातार 2-3 दिन तक बिना विवाहित किसी महिला को लगातार स्तनपान करे तो चौथे 5वें दिन से दूध आना शुरू हो जाता है। तो उनके यहां नर्सिंग जो होती है वो सिस्टर्स के द्वारा होती है या नर्सिस के द्वारा होती है, मां नहीं करती है। लेकिन कभी कभी साल में कोई एक दिन मनाना हो तो वो मदर्स डे मनाते हैं, जिस दिन मां अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वहां जाती है कॉन्वेंट में, तो उनके यहां मदर्स डे होता है। ऐसे ही उनके यहां फादर्स डे होता है। फादर्स डे का चक्कर क्या है, यूरोप के बच्चे वैसे तो घर में रहते नहीं, जो गलती से किसी ने रख लिए तो उनको अपने बाप के साथ खाना खाने का अधिकार नहीं है। डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ वो नहीं बैठ सकते। बाप अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाएगा दोस्तों के साथ, जब वो चला जाएगा खाना खा के तो बाद में बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। लेकिन साल में कोई एक दिन वो फिक्स करते हैं जब बच्चे बाप के साथ बैठे डाइनिंग टेबल पर, उस दिन वो फादर्स डे मनाते हैं। अब उनके मदर्स डे, उनके फादर्स डे, उनके ब्रदर्स डे, उनके सिस्टर्स डे या उनका वैलेंटाइन डे, उसके पीछे कुछ कहानियां हैं। हम बिना सोचे समझे अंधों की तरह से इस पे लग गए हैं। कई बार मैं देखता हूं अजमेर जैसे शहर में, जयपुर जैसे शहर में मदर्स डे पे रैली निकाली जा रही है, प्ले कार्ड लेके बच्चियां अपने अपने हाथ में जा रही हैं, स्कूल कॉलेज उनका छुड़वा दिया जाता है, और ये सब मूर्ख सरकारी अधिकारी किया करते हैं। फिर फादर्स डे पे निकालते हैं, फिर इस पे निकालते हैं, ये सब तमाशेबाजी। ये मैकॉले हमारे यहाँ छोड़ के गया, और वो बार बार कहता था कि हमें संस्कार देना है, शिक्षा दे पाए ना दे पाए वो महत्व का नहीं, अंग्रेजियत का संस्कार देना है। तो वो दे गया। अब वो हमारे खून में घुस गया, और इतना घुस गया है कि कुछ समझ में नहीं आता ये निकले कैसे। कई बार मैं किसी के घर में जाता हूं तो पिताजी का नाम है रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूं कि ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया, या रामदयाल और गायत्री देवी की बेटी का नाम डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली। क्या है बबली का मतलब, क्या है डबली का मतलब? इस तरह के नाम हमने रखे हुए। घुस गई अंग्रेजियत हमारे घर में। हम सब मातृभाषा में और रोज घर में बोलते हो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? क्योंकि यूरोप में मिसेस का माने धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला, और उनकी धर्म पत्नी कहती हो राजीव दीक्षित, ही इज माई मिस्टर। तो मैं पूछता हूं रियली? क्योंकि यूरोप में मिस्टर का माने पति को छोड़कर कोई भी पुरुष,
और मिस तो बहुत ही खराब है। मिस है फ्रेंच शब्द है। मिस का माने एक ऐसी महिला जो जिंदगी भर वैश्यावृत्ति करे, शादी ना कर सके, वो मिस है। हम बड़े गर्व से लिखते हैं मिस फलाना, मिस ढिमाका, मिस ये, मिस वो, बिना सोचे समझे। और सबसे खतरनाक शब्द यूरोप में है अंकल, सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिसके बारे में आपको कुछ बताना ही नहीं हो उसको अंकल बोल दो, जिसके बारे में नहीं बताना हो उसको आंटी बोल दो। हमारे यहां अंकल आंटी कैसे हो सकते हैं? या तो चाचा होंगे, या तो काका होंगे, या तो मामा होंगे, या तो मौसा होंगे, या तो ताऊ होंगे। सब कुछ हमारे यहां निश्चित है। अंकल तो बहुत ही अनिश्चित शब्द है, आंटी तो और भी। मैं कॉलेज छोड़ गया तो हमने अपने बच्चों से मम्मी बोल, डैडी बोल, ये बुलवाना शुरू कर दिया। मम्मी का मतलब है मरा हुआ, और डैडी मरे हुए जैसा, और बड़े शौक से बुलवाते मम्मी बोल, डैडी बोल। अब यूरोप में जो भूषा थी ना, वो हमारे कॉन्वेंट में घुस गई। यूरोप में क्या टाई लगाना है, सूट पहनना, क्योंकि ठंड बहुत है। हमने यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर वाले अजमेर में भी टाई लगवा दिया सबको। इतनी भयंकर गर्मी है, अंदर से पसीना पसीना हो रहा है। और कभी कभी तो रोज मैं ये दृश्य देखता हूँ, एक दूल्हे राजा जून की गर्मी में शादी करने जा रहे हैं, 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं। उनको पूछो भाई तुमको सुपर इडियट बनने का यही दिन मिला है? कहता राजीव भाई एक दिन तो कर लेने दो, तो तुमको यही दिन मिला है अपनी शादी का? ऐसे हमारी भाषा बदल दिया, भूषा बदल गया, भोजन बदल गया। कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे सीख रहे हैं पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, हॉट डॉग खाओ, कोल्ड डॉग खाओ, चाउमीन खाओ, नूडल्स खाओ। तो उनका भोजन, उनकी भाषा, उनकी भूषा, उनका भजन, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, सब कुछ घुस गया। अब ये कर दिया सब बंटा था। अब ना तो हम भारतीय रह पाए, ना अंग्रेज बन पाए। अगर कोई सभ्यता खिचड़ी बन जाए उसका भविष्य बहुत खराब होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि या तो हम भारतवासी पूरी ताकत लगा के अपने को अंग्रेज बना लें, नहीं तो पूरी ईमानदारी से भारतीय हो जाएं। ये अधकचरे ना रहे पीछे, क्योंकि इस अधकचरेपन ने हमारी जनरेशन्स को, पीढ़ियों को खत्म कर दिया। तो इस अंग्रेजियत के शिक्षा तंत्र ने जो यूरोप से आया, क्या किया है आज हमारे देश में। एक दो और उदाहरण देता हूं। कॉन्वेंट स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं जिनमें बिल्कुल स्पष्ट बच्चों को सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि भगत सिंह तो आतंकवादी, ऊधम सिंह तो आतंकवादी, चंद्रशेखर तो आतंकवादी, और महाराजा रणजीत सिंह तो लुटेरे। आप जानते हैं सिख समाज के बहुत प्रतिष्ठित धर्मगुरु महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि मुसलमानों से भी इस देश को बचाया, उनको लुटेरा। हमारे भारत में एक जाति है जिसको जाट कहते हैं। जाटों के बारे में अंग्रेज ये कहा करते थे कि इनकी ताकत बहुत है, इसलिए उन्होंने जाट रेजिमेंट बनाया। आपको मालूम है जाट रेजिमेंट? ऐसे ही जाटों के पैरेलल महाराष्ट्र में है मराठा, वो भी एक तरह से जाट ही हैं। तो मराठा रेजिमेंट बनाया, जाट रेजिमेंट बनाया, क्योंकि इनमें ताकत बहुत है। इनका जो डीएनए है ना, बहुत स्पेशल किस्म का है। लड़ना, लड़ाना, मारना, मरना, उनको इसमें मजा आता है। कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, हाँ किसी के लिए भी जान दे देंगे, ऐसे लोग। तो जाटों को अंग्रेजों ने लिख मारा और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजों के जर खरीद गुलाम। अब ये बच्चे बार बार पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, तो थोड़े दिन में मान ही लेंगे कि हाँ भगत सिंह तो आतंकवादी था, ऊधम सिंह भी आतंकवादी था। क्योंकि एक झूठ को आप बार बार कहो, बार बार कहो, बार बार कहो, तो 10-20 साल में सत्य तो हो ही जाएगा। एक कॉन्वेंट स्कूल की हिस्ट्री की किताब में मैं पढ़ के आया, और वो किताब मैंने संभाल के रखी हुई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, और उसका जीवन चरित्र लिखा गया है कि वो एक अंग्रेज अधिकारी जॉन लेक के प्रेम और मोहब्बत में ही फंसी रही जिंदगी भर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ऐसी सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और धीरे धीरे हुआ क्या है, इन कॉन्वेंट स्कूलों के बनाए हुए सिलेबस को भारत सरकार ने सारे देश का सिलेबस बना दिया है, पूरे देश का।
अब संसद में भले ही कितना हंगामा हो, लेकिन सरकार कहती है जी सत्य तो यही है, क्योंकि अंग्रेजों ने लिखा है। और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं सच्चे सत्यवादी तो अंग्रेज ही थे जो हमको ये सब सिखा के गए। ये स्थिति हमारे देश की है। तो ऐसी गंभीर स्थिति में हम सबको सोचना है, आज शिक्षक दिवस है, तो हम सब सोचें कि इस शिक्षा का क्या करें जो यूरोप से आई है और हमारे देश में जड़ जमा के बैठ गई है। मुझे बहुत कष्ट होता है आपको ये बताते हुए कि भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, आप जानते हैं इनके पास सबसे ज्यादा भूमि है भारत देश की। मैंने संसद में एक प्रश्न करवाया था, आप यहां बैठे हैं, मेरे एक दोस्त हैं अखिलेश कुमार करके गोरखपुर से, और नहीं सॉरी उसके पास के क्षेत्र से सांसद हैं। मैंने कहा जरा ये पूछ तो लो कि भारत में सरकार के बाद किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो उत्तर आया कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन चर्च और उनके कॉन्वेंट स्कूलों के पास ही है। रेलवे से भी ज्यादा जमीन इनके पास है और हजारों हेक्टेयर जमीन 1-1 रुपए के लीज पर दी गई है। हजारों हेक्टेयर, 1 रुपए का लीज, 2 रुपए का लीज, माने साल में वो 1 ही रुपया देते हैं, हजारों एकड़ जमीन भारत की इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मिल्कियत है। 1820 से अंग्रेजों की सरकार ने ये जमीन देना शुरू किया, 2006 तक ये आबाद गति से चालू है। हमारी ही जमीन है, हमारा ही पानी है, हमारे ही संसाधन है। पहले मैं क्या सोचता था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में डोनेशन बहुत देती होगी सरकार, लेकिन संसद में एक जब सवाल करवाया तो पता चला कि सरकार का डोनेशन तो 10% ही है, बाकी समाज का डोनेशन। अकेले मैं मुंबई का आंकड़ा आपको दे रहा हूं। बंबई में जितने कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं उसमें 92% हिंदू समाज के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, 92%। 2.5% क्रिश्चियन समाज के हैं और बकाया में मुसलमान हैं। ये है स्थिति। तो 92% विद्यार्थी हिंदू समाज के जो पढ़ते हैं बंबई में कॉन्वेंट स्कूलों में, वो सब विद्यार्थी के माँ बाप 1 साल की फीस के रूप में 18,000 करोड़ रुपए देते हैं। आप सोचते हैं ये रकम कितनी बड़ी है? राजस्थान सरकार के बजट का लगभग आधा बंबई, सिर्फ बंबई के कॉन्वेंट, फिर कलकत्ता के कॉन्वेंट, मद्रास के कॉन्वेंट, हैदराबाद के कॉन्वेंट, दिल्ली के, इन सबको मैंने जोड़ना शुरू किया। फिर बी क्लास सिटीज के कॉन्वेंट जैसे अजमेर है, जयपुर है, ऐसे शहर, फिर सी क्लास। कुल कॉन्वेंट स्कूलों में साल का भारतीय समाज के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन और फीस दी जा रही है। हमसे पैसा ले रहे हैं और हमारे ही बच्चों का दिमाग घुमा रहे हैं और ऐसे ऐसे दिमाग घुमाए जाते हैं। एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंने मुकदमा दाखिल किया हुआ है गुजरात हाई कोर्ट में। मामला क्या था, छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ने को आते हैं, तो उन बच्चों को लेने के लिए बस जाती है, तो ड्राइवर को कहा जाता है कि जानबूझ के बस बंद कर देना। तो कभी भी वो ड्राइवर बस बंद कर देता है। फिर बच्चों को कहता देखो बस खराब हो गई, तुम्हारे भगवान का नाम लो। तो बच्चे का नाम लेते हैं, हनुमान जी का, राम का, बस चालू नहीं होती। फिर वो कहता देखो तुम्हारे भगवान तो कमजोर हैं, ये तो चालू नहीं हो रही, अब ईसा मसीह का नाम लो। जैसे ही बच्चे ईसा मसीह का नाम लेते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर देता है। तो 3-3 साल के बच्चों के दिमाग में आ जाता अरे ईसा मसीह तो बहुत ताकतवर है। फिर वो बच्चे आके अपने घर में मम्मी पापा को बोलते हैं अरे देखो हमारी बस खराब हो गई थी, हमने ईसा मसीह का नाम लिया, वो चालू हो गई। ये मैंने एक घर में एक बच्चे के मुंह से सुना, उस दिन मेरी आत्मा हिल गई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। आज मैं आपके यहां आने से पहले शाहपुरा एक छोटे से ही नगर में था, तो वहां पर राम स्नेही संप्रदाय के एक बड़े संत हैं। उन्होंने तो कहा कि इतना ही नहीं होता, कॉन्वेंट स्कूल में आगे भी होता है। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, जिनके मन भोले भाले हैं, उनको एक खेल खिलाया जाता है कि उनके राम और कृष्ण है ना, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं मेटल्स की और बच्चों को दिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि स्विमिंग पूल में इनको तैराओ, तो बच्चे उनको डाल देते हैं, वो सब डूब जाती हैं क्योंकि मेटल्स की। तो कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान डूब गए। फिर उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को काष्ठ की मूर्तियां दी जाती है, लकड़ी की, ईसा मसीह की, कहते हैं तैराओ, तो वो तैरने लगती है।
तो बच्चों को कहते हैं देखो ईसा मसीह इतने ताकतवर हैं कि वो तैर सकते हैं, रामकृष्ण तो डूब गए तो तुमको भी तो लोकमान्य तिलक की इस बात को फिर याद करें, दुश्मन हमसे ताकतवर है, बहिष्कार करो और असहयोग करो। बाद में गांधी जी ने उसको और तेज से कहा। हम इन कॉन्वेंट स्कूलों को और इस एजुकेशन को हटाना चाहते हैं यूरोपियन, तो इसके लिए असहयोग करो और बहिष्कार करो। मतलब मैंने आपसे कहा कि 92% विद्यार्थी हमारे हैं जो वहां पढ़ने जा रहे हैं, इनको रोको। और हम इसको अपने घर से शुरू करें कि हम हमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम उसको बास्टर्ड नहीं बनाएंगे। वो इंजीनियर बने न बने, डॉक्टर बने न बने, कम से कम बास्टर्ड तो ना बने। इतना अपमान तो ना करें हम अपने पिता का। तो हम नहीं भेजेंगे हमारे बच्चों को, तो फिर कहां भेजेंगे? जो हमारे स्कूल चलते हैं उनमें भेजेंगे। फिर आप कहेंगे उनमें सुख सुविधाएं कम है, बढ़ जाएंगी। जब धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों से भारतीय स्कूलों की तरफ होगा तो सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। आप सोचो 18,000 करोड़ रुपया बंबई के कुछ कॉन्वेंट स्कूल को हर साल मिलता है, इतना ही रुपया आर्य समाज के गुरुकुलों को मिल जाए या सनातन समाज के लोगों को मिल जाए या किसी और संस्थाओं को मिल जाए जो भारतीयता आधारित गुरुकुल चलाते हैं, तो वो सुख सुविधाओं वाले हो जाएंगे। वो तो धन के प्रवाह को बदलने की जरूरत है। अभी धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ है तो सुख सुविधाएं वहां ज्यादा हैं। हमारे स्कूल पानी से प्यासे हैं, बैठने को जमीन पे टाटपट्टी नहीं है, स्कूल में पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, सामान्य जरूरतों की चीजें जैसे संडास घर होना चाहिए वो भी नहीं है। तो ये इसलिए कि धन की कमी है, धन का प्रवाह उस तरफ है, इसको मोड़ दो। तो समाज में एक बहस चले इस पर कि ये कॉन्वेंट स्कूल आए कहां से हैं, उनके यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति रही है, तो शायद इसमें से एक समझ बने और ये समझ हिंदुस्तान में अगले 2-3 वर्षों में कोई अभियान का स्वरूप ले और ये अभियान हिंदुस्तान के इस विष बीज को उखाड़ कर फेंक दे, ऐसी भावना मेरे मन में है। मैंने इसके लिए एक और प्रयास शुरू किया है। बहुत लोग जब कहते हैं कि राजीव भाई विकल्प दो, तो हमने खुद अपने इस आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से 6 गुरुकुल बनाना शुरू किया है और वो लगभग 1 साल में शुरू हो जाएंगे। उन सभी गुरुकुलों को वैसे ही पढ़वाना है जैसे कभी 200 साल पहले था। वही 18 विषय हमने चुने हैं जो 200 साल पहले पढ़ाए जाते हैं। और हमारे गुरुकुलों की ये मान्यता रही है कि शिक्षा और विद्या सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। पैसा है या नहीं ये महत्व का नहीं है, शिक्षा और विद्या हर एक के लिए। वो जाति का है, धर्म का है, इससे मतलब नहीं। हमारे गुरुकुलों में सभी तरह के विद्यार्थी। आप तो जानते हैं कि भारतीय शास्त्र कहते हैं कि शिक्षा, विद्या और न्याय और चिकित्सा सबको निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो हमने सोचा है कि कम से कम शिक्षा और विद्या तो निःशुल्क उपलब्ध कराएं। तो हमारे गुरुकुलों में हम फीस नहीं लेंगे, ये संकल्प से हम शुरू कर रहे हैं। फिर ये चलेंगे कैसे? इनको चलाने के लिए विद्यार्थियों को हर दिन 2 घंटे श्रम दान करना पड़ेगा। या तो 2 घंटे वो चरखा चलाएं, या तो 2 घंटे खेत में काम करें, या तो 2 घंटे वो साबुन बनाएं, मंजन बनाएं, वॉशिंग पाउडर बनाएं। उनको हम बिकवाएंगे और उसके लिए मार्केटिंग नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं पूरे देश में, स्वानंद बाजार के नाम से। इनमें ये वस्तुएं बिकेंगी, उससे आमदनी होगी और गुरुकुल उससे चलेंगे, फीस किसी को नहीं देनी पड़ेगी। और हमारा ये मानना है कि जो विद्यार्थी 14 साल पढ़कर निकल गया, कम से कम हर एक के पास 2.5 से 3 लाख रुपए होगा जो उसके अपने श्रम की कमाई होगी, उससे वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकेगा। 2,000 रुपए की नौकरी के लिए नहीं भागेगा। और इन सारे गुरुकुलों को हम ज्ञान आधारित बना रहे हैं, डिग्री आधारित नहीं, क्योंकि ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री ऊंची नहीं होती कभी भी। अंग्रेजों ने हमको उल्टा फंसा दिया, ज्ञान आधारित हिंदुस्तान को डिग्री में फंसा दिया। अब हम किसी की भी परीक्षा लेते हैं तो भाई तुम्हारे पास डिग्री क्या है? डिग्री कोई महत्व की नहीं होती। चरक ऋषि की क्या डिग्री थी? सुश्रुत ऋषि की क्या डिग्री थी? सांख्य दर्शन की जिन्होंने पूरे दुनिया को बता दिया, उनकी क्या डिग्रियां थी? खगोल शास्त्र में इतने बड़े बड़े रिसर्च हो गए। आज दुनिया कहती है कि प्लूटो ग्रह नहीं है, हिंदुस्तानियों ने तो 14वीं शताब्दी में कह दिया था कि प्लूटो ग्रह नहीं। अब दुनिया मानती है कि प्लूटो ग्रह नहीं। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है ये आज बोलते हैं, 9वीं शताब्दी में तो हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये जितनी महान बातें करने वाले लोग, इनके पास किसी के पास डिग्री नहीं थी, ज्ञान था। ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री नहीं होती।
तो हम वही ज्ञान आधारित शिक्षा और विद्या लाना चाहते हैं। अभी शुरू में हम शायद माइनॉरिटी में होंगे, लेकिन हर माइनॉरिटी समय में मेजॉरिटी हो जाती है। कौन जाने कल को ये अभियान चल पड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। शुरुआत तो 1-2 से ही होती है, बड़ा होते होते तो बहुत बड़ा सागर बन जाता है। भगत सिंह तो अकेला था, फांसी पे गया, उसके साथ सुखदेव राजगुरु अकेले थे। सबसे पहले तो मंगल पांडे अकेला था, क्योंकि उसकी छावनी में कोई मदद करने को तैयार नहीं। फिर देखो कि हजारों लाखों मंगल पांडे हुए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिन में ये हजारों लाखों हो जाएं, लेकिन इसमें आप सबका प्रयास होगा तो होगा। अकेले हम करेंगे तो नहीं होगा। तो आप भी इसमें लगें, हम भी लगे हैं। और आप में से जो आर्य समाजी हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है। मैंने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है। आर्य समाज के जितने गुरुकुल भारत में चलते हैं उनको हम वो दे सकते हैं। हमारा उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है, क्योंकि हम मानते नहीं कि ज्ञान पर किसी का विशेष अधिकार है। ज्ञान तो सबके लिए। मैंने कहीं से लिया, आपको दिया, आप किसी और को दे दीजिए। तो आर्य समाज के सभी गुरुकुलों को मैं दे सकता हूं और दूसरे गुरुकुलों को दे सकता हूं। वहां भी ये साथ साथ शुरू हो जाए, हम प्रयास करें, आप भी करें, तो हो सकता है 3-4 साल में इस देश की शिक्षा का ढांचा और दिशा दोनों बदल जाए। ऐसे अभीष्ट की कामना करके आपके पास आया। आपने बड़े ध्यान शांति से सुना, आपका आभारी हूं। इन बातों को किसी और को भी सुनाएंगे तो और आभारी रहूंगा। कुछ बातें ऐसी मैंने कही हों जो आपको अच्छी न लगी हो तो उनको यहीं छोड़कर जाइए, उसके लिए माफी चाहता हूं। धन्यवाद।